नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू की, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम में सहायता कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कोई ठोस गोला मुक्त रूप आकाश में अपनी सममितीय अक्ष के विपरीत मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। गोले के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी अर्थात नियत रहेगी? घूर्णन गतिज ऊर्जा, जड़त्व गुण, कोणीय वेग या कोणीय संवेग। तो हमें पता है इन सभी भौतिक राशियों में जनरली जो होती है हमारा संवेग नियत रहता है। यहाँ हमारा पॉइंट आ गया है कोणीय संवेग। अगर हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं। जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है कोणीय संवेग के लिए? कोणीय संवेग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L = I ओमेगा। आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ mr²। जड़त्व गुण है आई, गोला दिया है तो क्या हो जाएगा 2/5 × ओमेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं तो हमारी क्या होनी चाहिए, अस्थिर होनी चाहिए। कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। तो जैसे ही हम त्रिज्या में वृद्धि करेंगे हमारा कोणीय वेग डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमारा कोणीय संवेग नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका चालक द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संगठित करता है। संगठन के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्यानयन गुणांक E का मान क्या होगा? तो हमें यहाँ दो गुटके दिए हैं जो कि प्रारंभिक था, अंतिम अवस्था में टक्कर के लिए हमें प्रत्यानयन गुणांक पता करना है। तो हम यहाँ देखें कि तो हमारा जो प्रत्यानयन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, A = V2 - V1 अपॉन U1 - U2। अब बोल रहा है कि द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के दूसरे स्थिर गुटके से संगठित करता है, अर्थात m द्रव्यमान का कोई गुटका है, क्योंकि हमें पता है टक्कर के पश्चात संवेग हमेशा स्थिर रहता है। तो पहले गुटके का द्रव्यमान हम v मान लेते हैं, दूसरा गुटका स्थिर है तो इसका द्रव्यमान क्या 4m × 0 स्थिर है। अब पहले गुटके का द्रव्यमान तो m ही होगा, द्रव्यमान से m रहता है, वेग क्या हो जाएगा v डैश हो जाएगा। लेकिन कुछ को आगे पढ़ लेते हैं। संगठन के पश्चात हल्का गुटका विराम में आ जाता है, अर्थात m द्रव्यमान गुटका विराम में आ जाता है तो इसका वेग v हो जाएगा और 4m आ जाएगा और इसका वेग हम v डैश मान लेते हैं। आगे क्या दिया है, यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग है तो प्रत्यानयन गुणांक मान क्या है, तो हमें v डैश निकालना होगा। तो हम यहाँ देखें तो हमारे पास mv बराबर ये 0 या 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4mv डैश। तो v डैश बराबर क्या जाएगा v/4। तो हमारे पास v डैश बराबर v/4 आ रहा है, अर्थात v2 हमारे पास क्या आ गया v/4। v1 क्या है हमारे पास 0। फिलहाल मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, v2 हमारे पास क्या आ गया v/4। v1 क्या है हमारे पास 0, यानी 4m द्रव्यमान वाले गुटके का प्रारंभिक वेग 0 है। u1 हमारे पास क्या है, u1 हमारे पास कितना था v, एंड u2 हमारे पास कितना हो गया 0 आया था। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो e की जो वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले वापिस, E = V2 - V1 = U1 - U2। तो V2 हमारे पास क्या था v/4, v1 0, u1 हमारे पास v 0। तो ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास v/4 × v = 1/4। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.225। तो हम देखिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 0.5। या पॉइंट है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है पॉइंट है, इससे आप करेक्शन कर लेना 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश q की किसी विद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र C की क्षेत्रफल a वाली धातु की पट्टिकाओं के बीच स्थिर विद्युत बल, अर्थात एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें हमें बताया गया है कि उसमें आवेश q है तथा उनकी धारिता c है और प्लेट का प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। तो इनमें जो अस्थिर विद्युत बल है वो किस प्रकार निर्भर करेगा? पट्टिकाओं के बीच की दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। पट्टिकाओं के बीच की दूरी की रैखिक
अनुक्रमानुपाती होता है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पट्टिकाओं के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जनरली दो संधारित्र प्लेट संधारित्र है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लें इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच की दूरी क्या है, डी। इसके बीच उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जनरली फॉर्मूला है, आपको याद होगा। इसके अंदर ये होता है, हमारा ये होता गया। तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो हमें यही बताना है, अस्थिर विद्युत बल बताना है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम सोल्व करेंगे तो F इक्वल टू Q इंटू ई का मान हमारे पास क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो मैं देखें कि संधारित्र प्लेट से संधारित्र के बीच की दूरी तो डी थी, लेकिन दूरी पे यह निर्भर नहीं करता, क्योंकि यह सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश होता है। इसे हम Q बाई ए से लिखते हैं। इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये Q स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ए। तो हम यहाँ देखेंगे तो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो आवेश पर निर्भर कर रहा है, जबकि विद्युतशीलता क्या है, अस्थिर है। तो हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात ये हमारा पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी प्रयत्न में 40 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रयत्न में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है। इस प्रयत्न का स्वप्रयत्व है, तो इसका हमें स्वप्रयत्व बताना है। तो कोई प्रयत्न है जिसमें हम कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 60 मिली एम्पियर, तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा मान 25 मिली जूल है। तो इन्हें स्वप्रयत्न बताना है, इसका प्रयत्न। तो हमें पता है जनरली ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रयत्न में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो हमें क्या आ जाएगा, ऊर्जा हमें कितनी दी, 25 मिली जूल। 25 1/2 LI का मान कितना दिया है, 60। इस प्रकार लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। सबसे पहले 25 इंटू 10⁻³ मिली जूल में चेंज करेंगे, आएंगे 1/2 L इंटू आई के जगह 60 टू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो एक बार तो कट जाएगा, ये एक बार इधर आ जाएगा तो 25 आ जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा इंटू एल मैंने ली, एल हमें निकालना है, 60 इंटू 60 इंटू 10⁻³ हमें देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 बराबर, ये कट जाएगा 30 इंटू 60 टू 10⁻³। तो ये हम देखिए ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हमारे पास एक बार बचेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा। जनरली हमसे सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 13। आप इससे आगे कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 करेगा 13.89। यहाँ से ये आ रहा है 13.89। फॉर्मूला लगाना सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए तो कोई बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यदि इस बीम को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर विस्थापित हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है कि कोई बीम है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें दिया गया है, जो हम लिखते थे डाटा गिवन है वो हम पहले सिंपली लिख देते हैं। बीम है वो क्या हो गया, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी कितनी है, अवतल दर्पण दिया है तो माइनस आ जाएगी 15, 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, u माइनस 40। यदि इस बीम को दर्पण की पहले इससे सोल्व कर देते हैं तो हमारा भी निकालना होगा। तो इसके लिए हमारा 1/f = 1 + v + 1/u। तो हमें फोकस दिया है 1 कितना जाएगी 15, 1/v। ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1 - 45। इसे उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/v = 145 - 1/15। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा
45 इसका क्या आएंगे, लघुत्तम आएंगे। इसे सोल्व करेंगे तो मिटा देता हूँ फिलहाल, 40 लिखना था, सॉरी। इसमें 45 लघुत्तम नहीं आएंगे, ये हमारे पास आएंगे 1/v इक्वल टू, हमारे पास आएगा 1/40 माइनस 1/15। इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। अब इसमें भाग देखिए 3 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार, 5, 120 नेगेटिव में आएगा, कितना आ जाएगा, 5 का भाग में देंगे तो 5, 10, 2, 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर ये हो गया, सॉरी 24 सेंटीमीटर, माइनस 24 सेंटीमीटर, 5 का इस बात देंगे माइनस 24 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, V1 हमारे पास क्या आ जाएगी, अर्थात हमें प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, माइनस 24 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए। अर्थात इस बिंब को हम प्रतिबिंब की दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित करें, अर्थात दर्पण के पास 20 सेंटीमीटर ले आ जाए। पहले कितना था, 40 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर और नज़दीक ले आए, अर्थात दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी दर्पण से, अर्थात यू कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। फोकस दूरी तो वही रहेगी। तो हमारे पास V1 तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। याद रखना आप, अब हमें निकालना होगा V2, तो कितनी दूर पर विस्थापित हो जाएगा, निकालना है। तो हम देखें तो सोल्व करें तो हम लिख देंगे, F तो हमारा पास क्या, 15 1/v, यू कितना हो जाएगा, -20। इससे सोल्व करेंगे तो 1/v, 15 + 1/20, इसका आ जाएगा 60। इसे सोल्व करेंगे तो 1/v 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3। इसे हम करेंगे तो -1/16, अर्थात v बराबर हमारे पास आएगा -16। अब हम इसे लेके हल करेंगे तो V2 हमारे पास क्या हो गया, -16 हो गया। अब हमें स्थानांतरित पूछा है तो हमारे पास क्या होगा, डेल V बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1। V2 हमारे पास क्या था, -60 आया था, माइनस V1 हमारे पास क्या था, 24 आया था। इसे नेगेटिव कर देते -60 + 24, तो हमारे पास आएगा -36 सेंटीमीटर, अर्थात माइनस समय शो कर रहा है, नज़दीक आ रहा है दर्पण के पास। नेगेटिव साइन अगर पॉजिटिव होता तो दर्पण से दूर जाता। तो हम देखेंगे तो दर्पण के पास हमारा ऑप्शन कौन सा है, 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो किसी पीएन सन्नी डायोड में गर्म करने पर ताप में परिवर्तन, अर्थात पीएन सन्नी डायोड होता है, उसमें गर्म करने पर ताप में क्या परिवर्तन होता है। पीएन सन्नी डायोड के प्रतिरोध में को प्रभावित नहीं करता, केवल अग्र प्रतिरोध से प्रभावित होता है, केवल व्युत्क्रम प्रतिरोध को प्रभावित करता है। पीएन संधि के अग्र समग्र पीएन संधि के समग्र VISP लक्षण को प्रभावित करता है। तो हमें देखें तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सामान्य याद रखने वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बोर्ड, वो VI लक्षण के जो ग्राफ होता है उसको क्या होता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेडियो पदार्थ की अर्धायु 10 मिनट है। यदि आरंभ में नाभिकों की संख्या 700 है तो 450 नाभिकों के विघटन होने में लगने वाला समय मिनट में है। अर्थात कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ दिया है जिसकी अर्धायु कितनी है हमारे पास, जिसकी अर्धायु है हमारे पास T1/2 कितनी है, 10 मिनट। प्रारंभ में नाभिक संख्या कितनी है, N0 = 60 है, 700 है, तथा 450 नाभिकों के विघटन होने में लगने वाला समय क्या होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है, जिन्हें पढ़ा होगा, N = N0 1/2 T + T1/2, अर्थात हाफ लाइफ। अब N हमारा क्या बताता है, शेष रहे नाभिकों की संख्या। शेष रहे, ध्यान रखना ये क्या होता है, शेष रहे नाभिकों की संख्या। तो हम देखेंगे प्रारंभ में 700 थी, 450 नाभिक विघटित हो गए। 450 नाभिक क्योंकि विघटित हो गए, बच्चे कितने हमारे पास, 700 में 450 जाएंगे तो 150। N0 में क्या होता है, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या कितनी है, 700, 1/2। T हमारे पास कितना है, निकालना है, और T2 दिया है 10। इसे इस प्रकार लिख देते हैं,
125 700 बराबर 1/2 टी निकालना है और आप लाइन दी है 10। भाई सोल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार का देगा 4 5 4 बार कटेगा 1/4 1/2 टी 10। अब इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 टी/10। तो हम देखिए तो यहाँ 2 ये क्या आ रहा है टी बराबर 10 कितना आ रहा है t/10 बराबर हमारे पास आ रहा है t/10 बराबर 2। तो टी हमारी कितना जाएगी 2 × 10 बराबर 20 मिनट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किसी खगोलीय प्रति दूरदर्शक का कोणीय आवर्धन अधिक और कोणीय विभेदन उच्च होगा यदि इसके अभिदर्शक लेंस की, अगर कोई खगोलीय दूरदर्शक है उसका कोणीय आवर्धन अधिक और कोणीय विभेदन उच्च होगा, क्या करें कि ऐसी स्थिति आ जाए। फोकस दूरी अधिक और व्यास बड़ा, फोकस दूरी अधिक और व्यास छोटा, फोकस दूरी कम और व्यास बड़ा, फोकस दूरी कम और व्यास छोटा। तो इसमें जो फोकस दूरी का फंडा है वो तो हमारा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी इसके लिए क्या होनी चाहिए इजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है आवर्धन के लिए हमें क्या होता है f0/f और इसके कोणीय आवर्धन के लिए हमें f0 बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा खगोलीय दूरदर्शक का कोणीय आवर्धन बड़ा होगा। लेकिन इसके विभेदन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो खगोलीय दूरदर्शक थी उसके विभेदन के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1.5 लैम्डा अपॉन डी, अर्थात आपको याद होना चाहिए ये होता है डी क्या होता है हमारे पास व्यास होता है, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ होती है, अर्थात किसके प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा अपॉन डी के। ये कोणीय विभेदन को बताता है ना कि कोणीय विभेदन की क्षमता को बताता है। अब हमें बता रहा है कि कोणीय विभेदन उच्च होगा, कोणीय विभेदन उच्च होता है कि कोणीय विभेदन की क्षमता देखनी होगी। कोणीय विभेदन की क्षमता के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है d/λ, अर्थात प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, चलिए आपको आसानी समझ में आएगा। कोणीय विभेदन क्षमता के लिए बराबर होता है d/1.522 लैम्डा, अर्थात d/λ। हम यहाँ देखेंगे डी जब बड़ा होगा तो कोणीय विभेदन क्षमता उच्च होगी, अगर वेवलेंथ क्या होगी कम होगी तो भी कोणीय विभेदन क्षमता उच्च होगी, इसलिए हमारा व्यास बड़ा होना चाहिए फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जल के गलनांक और क्वथनांक के बीच कार्यरत किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है, अर्थात कोई आदर्श इंजन जो जलनांक तथा क्वथनांक के बीच कार्य कर रहा है उसकी दक्षता क्या होगी। तो इसे सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी दक्षता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, जिनकी क्या हो गई कानून जिनकी दक्षता हो गई। अब हमें बताएं कि गलनांक तथा क्वथनांक के बीच कार्य करा है। गलनांक के लिए हमारा तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन, और क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 केल्विन, T2 इक्वल टू 300 केल्विन। अब T1 माइनस T2 कितना आ जाएगा, ये तो 100 ही आएगा। 373 में से हम 273 क्या कर दें माइनस कर दिए तो 100 आ जाएगा। इसे फिलहाल लिख देते हैं n इक्वल टू 373 माइनस 273, T1 कितना हो जाएगा हमारा 373, तो आ जाएगा 100 और 373। इसे सोल्व करें तो 373 का भाग देना मुश्किल होगा, फिलहाल हम 373 क्या 370 कर देते हैं। 100/370 कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। 370 से कट जाएगा, 37 का भाग 10 में देंगे तो प्रोबेबिलिटी वगैरह कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30 कितने पास जाएगा 2 से 2 हो जाएगा 30 से, अप्रोक्सीमेटली 26.8% आएगा। यहाँ 26.8% सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भाग देख के आप देख लेना कैलकुलेशन है, अगर हम भाग देंगे तो 36 में से भाग जाएगा ही नहीं, 100 होगा, 100 में 37 का भाग कितनी बार जाएगा, पॉइंट में आएंगे हमारे आंसर कितना आ जाएगा 2 बार बोलेंगे 30 37 14 4 को 1
करके देख लेना, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय गुणावर्ती संनादी की आवृत्ति के समान है। यदि बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या होगी। तो इस पाइप में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई ज्ञात करनी है। बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई हमें दी गई है तथा उसकी प्रथम कौन सी आवृत्ति दी, तृतीय गुणा संनादी आवृत्ति। तो यह क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।